हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। आज हमारा 9th डे है। जो प्रीलिम्स प्रोग्राम चल रहा है करंट अफेयर का, उसका 9वां दिन है। जिन स्टूडेंट्स ने 8 वीडियोस देख लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिए। इसका फायदा क्या है, मैं आपको डेली 2 टॉपिक्स देता हूं, और जैसे जैसे आप प्रीलिम्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, मैं ये टॉपिक्स 2 की बजाय 3 कर दूंगा, आगे फिर 4 या 5 की तरफ ले जाऊंगा। इससे होगा क्या, जो ये मैं टॉपिक्स आपको देता हूँ कि ये टॉपिक्स खुद से जाके पढ़ लो। अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको प्रीलिम्स में इन टॉपिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वो टॉपिक्स रहते हैं जो न्यूज़पेपर के अंदर आए होते हैं। तो मैं आपको वो यहाँ पर बता देता हूँ कि ये टॉपिक्स कर लो, या मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये टॉपिक्स नहीं तो आपको वैसे नोट्स में मिल जाएंगे, बट जो अभी मैं कहता हूँ ना कि थोड़ा देख लो, थोड़ा पढ़ लो, तो उसके बारे में जाकर थोड़ा देख लिया करो। इससे आप ही का ही बेनिफिट है, ठीक है। एक और सूचना है भाई, जो क्वेश्चन बैंक है ना स्टडी मास्टर का क्वेश्चन बैंक, वो बाइलिंगुअल है। आप फिर कहते हैं कि सर मुझे तो इंग्लिश मीडियम में चाहिए, सर मुझे तो हिंदी मीडियम में चाहिए। भाई क्वेश्चन बैंक बाइलिंगुअल है। दिखा देता हूँ किस तरह से है, आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो, इस तरह से आपको, जैसे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद चैप्टर है 9th चैप्टर। आपको एक तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ये 9th चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसके बाद सेम क्वेश्चन नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये स्टडी मास्टर का पेड क्वेश्चन बैंक है। अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9896160956। और भी डिटेल आपको जो चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। ये हमारा करंट अफेयर का स्पेशल सेशन है, और जो आपको ये सभी एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जा रहा, मतलब मनाया गया। ये मनाया जा रहा है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, पता हो तो ठीक है, 25 अप्रैल। और आज के जो टॉपिक्स हैं वो नोट कर लो, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। LIBOR, लिबोर क्या है? क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा। MIBOR, मिबोर क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इनका काम क्या है? इनकी शुरुआत कब हुई? यहाँ IPPB से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा और आपको पता नहीं होगा। और हिस्ट्री से आप बुद्ध के बारे में जाके पढ़ लीजिए। बुद्धा बुद्धा के बारे में जाके पढ़ लीजिए थोड़ा। जन्म कहाँ पे हुआ, निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, किस वृक्ष के नीचे हुई, ये सारी चीजें बुद्धा से जाके पढ़ लीजिए। तो ये आज का आपका टॉपिक है, आपको पढ़ लेना है, आपको तैयार कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वोलोदिमिर जेलेंस्की हु रिसीव्ड जॉन एफ कैनेडी अवार्ड हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? भाई जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार प्राप्त करने वाले वोलोदिमिर जेलेंस्की किस देश के निवासी हैं? अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है न्यूज में रहा है, आपको पता है, बहुत न्यूज में रहा है, ये आपने देखा भी होगा। तो अब उससे ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, ठीक। तो जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार जो है व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया, तो ये किस देश के निवासी हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है कि ये यूक्रेन के निवासी हैं। अब यूक्रेन की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है कीव, ये भी सभी को पता होगा। तो ये चीजें आप जाके देख लीजिए और इनको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑन विच डेट इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय चेर्नोबिल आपदा स्मरण दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? भाई ये क्वेश्चन याद करना हो कर लेना, छोड़ना हो छोड़ भी सकते हो। HCS ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर भी करवाया है क्योंकि ये ऐसा डे मनाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम आपको करवा देते हैं। अप्रैल 26। पहले वाला क्वेश्चन था वो जरूर याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Which city has been ranked as the most noise polluted city globally? भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप्ड दिस लिस्ट, तो एक लिस्ट जारी की गई थी कि मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबल में कौन सी है? कौन सी है? ढाका। यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा है ढाका के अंदर। किस देश में है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। और एक और चीज है, मैं बता दूं, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि स्टूडेंट्स, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। काफी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं, मैं उनको आंसर पढ़ता भी हूँ, लाइक भी कर देता हूँ। और एक स्टूडेंट है रितिका वर्मा, उन्होंने क्या कमेंट किया, शायद वो ये लेक्चर देख रही हो, शायद वो लेक्चर ये ना देख रही हो। उन्होंने क्या कमेंट किया कि सर थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड आई एम योर न्यू HCS स्टूडेंट।
तो अब उनका नाम हो गया ना हमारी लिस्ट में शामिल की, ठीक है, ये भी एचसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग नए हैं, तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो थोड़ा सा खुद को इनरोल कीजिए हमारे साथ कि ठीक है सर, हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, हम आपका 60 डेज प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, ताकि आपका भी हमें नाम याद रहे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा कमेंट कर दिया करो, दोनों तरफ से बातचीत जारी रहती है, फिर लगता है कि ठीक है हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ने आ रहे क्लास में, आपकी अटेंडेंस लग जाती है एक हिसाब से। Which team has won third edition of the SAAF Under-18 Women's Football Championship? अब मैंने 3 या 4 दिन पहले SAAF की फुल फॉर्म बताई थी, SAFF की फुल फॉर्म, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, देखते हैं कि आप लोग पिछला जो है पिछला याद भी रखते हैं या बस आगे दौड़ पीछे छोड़ा है, पिछला भूलते जा रहे हैं। भाई पिछली लेक्चर्स को रिवाइज करना आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है आपको रिवाइज करवाऊं या ना करवाऊं। मैं यहाँ पर करवा सकता हूँ, लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप लोग जो है वीक में 1 या 2 बार दूसरे लेक्चर्स भी फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो अब थर्ड एडिशन है, किसने जीता है? तो भाई ये इंडिया ने जीता है, इसलिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा संस्करण जीता है? ये तीसरा थर्ड एडिशन था। The 12th edition of RSM 2022 has been organized in which state? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RSM 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? अब सबसे पहले तो RSM है क्या? ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ठीक। तो आरएसएम का 12वां संस्करण है, तो ये किस राज्य में यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज किया गया, किस राज्य में इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया, आरएसएम 2022 का राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके बताते हैं कि सर हम लोग आपकी वीडियोस के नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, आपको रिवीजन में कम समय लगेगा। कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं वीडियो 2 या 3 बार देख लेता हूँ, मुझे सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं, वो भी अच्छी चीज है, उससे आपको रिवाइज हो जाता है। तो खुद देखिए कि आपको कैसे चीजें याद रखनी है, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा सकता हूँ, चीजें याद रखना तो आपकी जिम्मेवारी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर हैज लिंक्ड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को लागू करने के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट चाहिए ना भी पूछा जाए कि किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं या नहीं किए। अब इससे आगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब इसका राइट आंसर क्या है? WEF। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को लागू करने के लिए WEF के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो अब WEF क्या है? तो भाई WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रहेगा आपको। अब इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1971 में इसकी स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। तो इससे ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ये स्थापना क्या मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, और ये हेडक्वार्टर तो सीधा भी पूछ लेता है कि WEF का हेडक्वार्टर कहाँ है। अब दूसरा क्या है ऑप्शन में? UNDP। UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके अंडर है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यूएनओ के अंडर है ये। स्थापना कब हुई यूएनडीपी की? 1965 में। यूएनडीपी की फॉर्मेशन कब हुई? 1965 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में। नोट हो गया। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड बैंक, और उसके बाद क्या है? IMF, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। और IMF की स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1944 में इसकी स्थापना हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी वॉशिंगटन डीसी में। अब एक क्वेश्चन और बनता है जो पहले भी HCS में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ट्विंस? क्या क्वेश्चन पूछा गया था? निम्नलिखित में से ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का ट्विंस कौन सा है? एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एक जगह पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक और IMF इनको बनाने की, इसको फॉर्मेशन करने की बात हुई थी, इसको फॉर्मेशन करने का प्रस्ताव रखा गया था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। और आगे वर्ल्ड बैंक के कभी पार्ट्स को भी क्या इसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो भाई ये दोनों क्या है? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के हिस्से हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ना हो तो इसकी जगह पे कुछ दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक जो 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो उसका कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिया हो सकता है, ठीक, याद रहेगा आपको। अब इसके लिए आपको और पता होना चाहिए भाई वर्ल्ड बैंक करता क्या है। एक और क्वेश्चन है, मैं यहां से आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन,
एलिमिनेटिंग पॉवर्टी इज द टास्क ऑफ, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी इज द टास्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी इज द टास्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई गरीबी को खत्म करना निम्नलिखित में से किसका टास्क है, यूएनडीपी, डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। अब ऑप्शन में इस तरह से दिया होगा, भाई आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का टास्क क्या है, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना, गरीबी को खत्म करना यूएनडीपी का एक टास्क है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है। अब आपके ये भी माइंड में आ कि सर फिर वर्ल्ड बैंक क्या करता है, भाई वर्ल्ड बैंक लोन देता है और ग्रांट्स देता है किन लोगों को, जिनकी लो इनकम है, लो इनकम कंट्रीज को लोन प्रोवाइड कर देता है और ग्रांट्स दे देता है। ग्रांट्स का मतलब है कि कुछ पैसा अनुदान में दे दिया, कुछ मतलब कहीं पे सूखा पड़ गया तो वर्ल्ड बैंक ने पैसे दे दिए कि ठीक है किसी कंट्री में सूखा पड़ रहा है या बाढ़ आ गई तो वर्ल्ड बैंक पैसे दे देता है और कम जो है इंटरेस्ट पे लोन भी प्रोवाइड करवा देता है। एक और जो है इसमें से एक क्वेश्चन एक और बनता है, अगर वर्ल्ड बैंक का किसी को मेंबर बनना है, अगर डब्ल्यूबी का मेंबर बनना है किसी को, वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनेगा तो ही जो है लोन प्रोवाइड किए जाएंगे या ग्रांट्स प्रोवाइड होगी। उससे पहले क्या है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है मेंबर होना जरूरी है। ठीक, तो ये एक मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए जरूरी कंडीशन क्या है कि आईएमएफ का जो मेंबर होना जरूरी है। ये भी एग्जाम में एक दो बार पूछा गया, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको किताबों में जनरली नहीं मिलेगी, हालांकि दी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी दे रखी है, लेकिन इसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ तो इतना फायदा ले लो, लेक्चर को ध्यान से सुन लिया करो और थोड़ी थोड़ी चीजें नोट कर लिया करो। ये चीजें आपको किताबों से आप पढ़ भी लोगे तो भी याद नहीं रहती कि किस तरह से क्वेश्चन, ये जो मैंने बताया यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, कि आप जितना मर्जी पढ़ लो यूएनडीपी के बारे में, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी इज द टास्क ऑफ, अगर आ गया ना तो वहां पे वर्ल्ड बैंक लगा के आओगे, 100% श्योर हूं मैं इस चीज से। अगर 100 स्टूडेंट बैठे हैं तो 100 में से 90 स्टूडेंट्स तो यही टिक करेंगे कि ठीक है वर्ल्ड बैंक का ही होगा ये, तो या आईएमएफ का होगा। यूएनडीपी कोई टिक नहीं करेगा क्योंकि आपने इस तरह से पढ़ा ही नहीं है, लॉजिकल आपने सोचा ही नहीं है कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर मुझसे पूछ सकता है या फिर कहाँ हमें फंसा सकता है वो एग्जाम में। तो ये जो 60 डेज प्रोग्राम चल रहा है ना, जिसका आज ये 9वां लेक्चर है, इसको ध्यान से देख लिया करो, ध्यान से देख लिया करो, बार बार कह रहा हूँ फ्री प्रोग्राम है, कोई फीस नहीं है इसकी, ध्यान से देख तो सकते हो। और एक छोटी सी फीस है भाई, वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो कि सर हमें इस वीडियो से फायदा होगा, ये इस वीडियो की फीस है आपके लिए, एक लाइक और एक कमेंट बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, IBM has launched a new cyber security hub to address cyber attacks in the Asia Pacific region. Where is hub located? तो भाई IBM ने एशिया प्रांत क्षेत्र में साइबर हमलों को संबोधित करने के लिए एक नया साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया। तो भाई ये साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये बेंगलुरु के अंदर है। साइबर सिक्योरिटी जो है एक हब शुरू किया गया, क्योंकि आपको पता है सारा कुछ आजकल ऑनलाइन चल रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए बेंगलुरु में एक हब शुरू किया गया एपीएसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेट हाई कोर्ट हैज बैंड इन एनिमल स्लॉटरिंग इन पब्लिक प्लेसेस? तो किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य ने लगाया है? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है बता दीजिए। अब एक और चीज, अब इसमें से आपने देखा कि सिंपल 4 स्टेट के नाम दे रखे हैं, इसमें से एक और तरह का क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह का, भाई कौन सा राज्य कब बना, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि मेघालय, मेघालय की फॉर्मेशन कब हुई? 1970 में इसे राज्य घोषित किया गया और 1972 में इसे पूर्ण राज्य, अलग से राज्य बना दिया गया। ठीक है, 1970 में इसको राज्य घोषित करने के बारे में कहा गया और 1972 में इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो भाई मेघालय 1972 में बना। असम कब बना? असम 1947 के अंदर जब आजाद हुए थे तब असम की यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई थी। अब त्रिपुरा 1972 के अंदर त्रिपुरा बना था, फॉर्मेशन हुई थी। वेस्ट बंगाल 1947 में जब आजाद हुए थे तो ये राज्य थे वहां पर। और एक सिक्किम के बारे में आ जाता है कि सिक्किम की फॉर्मेशन कब हुई, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 15 मई 1975 को। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं कि पहले किसको राज्य बनाया गया, बाद में किसको राज्य बनाया गया। तो जब आप ऐसी चीजें पढ़ते हो ना, मेघालय पढ़ते हो तो 1972 आपके माइंड में आना चाहिए, असम पढ़ते हो 1947 आना चाहिए। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है कि असम, पश्चिम बंगाल ये तो 1947 में बन गए थे, अब मेघालय और या फिर त्रिपुरा ये 1972 में बन गए, तो दो अपने ये याद कर लिए। अब सिक्किम 1975 में बना। तो इस तरह से पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ कि कब कब इसकी फॉर्मेशन हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा इस तरह से सोचा करो, इस तरह से पढ़ा करो, चीजों को रिवाइज किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर द ब्लैक सी। अब ये ब्लैक सी का क्वेश्चन क्यों आया भाई? जब मैंने एक तो आपको क्वेश्चन करवाया, जब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं मैथ की प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो हमारी पेड क्लासेस हैं, पेड क्लासेस में सबसे पहले क्या होता है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको मैप की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि पहले मैप को कर लो। अब भाई ब्लैक सी है, ब्लैक सी क्यों हुआ? क्योंकि यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो है खबरों में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, तो ब्लैक सी उनको बॉर्डर करता है, यूक्रेन और रशिया को बॉर्डर करता है, इसलिए ब्लैक सी यहाँ पर आपको आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर द ब्लैक सी। अब ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है और स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका भी क्वेश्चन है। तो अब इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ लो या करंट अफेयर में पढ़ लो, बात तो सेम है ना। देखो कौन सा डज नॉट पूछा गया, तो डज नॉट कौन सा है? इटली जो है भाई यहाँ पर ब्लैक सी को बॉर्डर नहीं करता है, बुल्गारिया बॉर्डर करता है, जॉर्जिया, तुर्की, ये सारे बॉर्डर करते हैं। यहाँ पर ब्लैक सी है, मैप पे जाके आप देख लेना, गूगल कर लेना ब्लैक सी। यहाँ पर रशिया मिलेगा आपको, इस साइड रशिया है, इस साइड यूक्रेन है, यहाँ पर बुल्गारिया है, या नीचे रोमानिया है, और यहाँ पर क्या है तुर्की। तो ये ब्लैक सी के बारे में जाके थोड़ा सा मैप देख लेना ताकि आप इमेज आपके माइंड में रह जाए। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये नहीं कि ब्लैक सी आपने तो काला सागर नहीं पढ़ा, किसी ने बताया नहीं आपको, भाई कोई बताए कैसे? आपको पता होना चाहिए कि न्यूज में क्या था। विच इंडियन फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड। भाई बेस्ट फिल्म का अवार्ड कहां पर? ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कहां पर? ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। भाई बाहर कोई अपनी हिंदुस्तानी फिल्म कोई अच्छा करके आए तो उसको अवार्ड मिले तो वो भी न्यूज में होना चाहिए, और वो हमें याद रखना चाहिए। क्या नाम है? कून जंगल। कूच जंगल। भाई मैंने तो खुद नहीं देखी है फिल्म, पता नहीं किस लैंग्वेज में है, लेकिन इसको अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 ढाका के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, कूच जंगल। ठीक। इंटरनेशनल कस्टम डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे। भाई इंटरनेशनल कस्टम डे, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को और कौन सा दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को और कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। Center has launched the revamped website and mobile application of the Central Government Health Scheme (CGHS). Scheme named as My CGHS. क्या है? Central Government Health Scheme. In which year was the CGHS scheme launched? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम किस वर्ष जो है लॉन्च की गई थी? तो 1954 में। अब देखो, अब सीजीएचएस 1954 में लॉन्च की गई, लेकिन अब न्यूज में क्या भाई, इसका नाम चेंज कर दिया, नेम क्या कर दिया? माई सीजीएचएस, इसका नाम चेंज हो गया है। तो बस इतने में ये न्यूज में आ गई और 1954 से ये हमारे लिए करंट अफेयर बन गया। कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच हैज बीन सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूटी। तो भाई क्वार जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट योजना है, ये किस केंद्र शासित या फिर किस राज्य में जो है स्थित है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर। भाई वहां पे एग्जाम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अमृत सरोवर, हरियाणा ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ पे तो नहीं दिया होगा, यहाँ पे हरियाणा में दिया होगा। आप लोग क्या है हरियाणा टिक करके आएंगे अगर नहीं पढ़ा हुआ तो। फिर उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में विकसित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और एक और क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि किस नदी के किनारे कौन सा यहाँ पर शहर बसा हुआ है, तो आप लोग मुझे बताइए कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन। तो किसको अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महासंघ का अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है? मोहम्मद बिन सुलेम। हु हैज वॉन द सुशीला देवी अवार्ड 2021, 2021 का सुशीला देवी पुरस्कार जो है फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन बाय ए वुमन ऑथर। तो किसको वुमन ऑथर को ये दिया गया है? किस एक महिला लेखिका को? उसका जो उपन्यास था, उपन्यास की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो वे ऐसे पुरस्कार कई बार पूछ लेता है अनुकृति उपाध्याय। ये सुशीला देवी पुरस्कार और भी कई पुरस्कार हैं जो आप ये 60 डेज प्रोग्राम खत्म होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है 1 जुलाई से पहले पहले ये जो आपका 60 डेज प्रोग्राम है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? रिविजन्स करनी है, मल्टीपल रिविजन्स करनी है करंट अफेयर की, अपने जो है सिलेबस की, स्टडी मटेरियल की। रिविजन्स के साथ आपको जो है 5 से 10 लेक्चर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जिसमें कि ये सारे पुरस्कार एक साथ करवा दिए और जितने भी इंडेक्सेस है वो सारे आपको एक साथ करवा दूंगा मैं। और हरियाणा करंट अफेयर के 10 लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, 10 लेक्चर्स
होल सोल हरियाणा करंट अफेयर के रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 लेक्चर। उन 10 लेक्चर्स में से अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में तो उन 10 लेक्चर्स में से आ जाएगा, अदरवाइज फिर जितना मर्जी पढ़ लो हरियाणा करंट अफेयर में से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैं पिछले 1 या 1.5 साल के जो है करंट अफेयर 10 लेक्चर्स में आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी इस पे काम चल रहा है, तो जैसे ही काम पूरा हो जाएगा आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। Who has been appointed as the new managing director of RBL बैंक? भाई RBL बैंक, RBI तो सभी ने पढ़ा है, RBI के बारे में तो मैं आपको 50 बार बता चुका हूं और आप लोग जो है 60 बार पढ़ चुके हैं, ठीक। अब RBL बैंक क्या है और इसका नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो इसे नया जो है राजीव आहूजा को नया मैनेजिंग डायरेक्टर इसे नियुक्त किया गया है। और जो आरबीएल है, आरबीएल बैंक की स्थापना कब हुई थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फिर, तो 1943 में आरबीएल बैंक की स्थापना हुई थी, मतलब आजादी से पहले का बैंक है ये। और उसके बाद इसको आरबीएल लिमिटेड बना दिया गया है। तो लेकिन ये उसकी स्थापना 1943 में की गई थी, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज सॉरी व्हाट इज द एडिशन ऑफ IFFK 2022 विच इज हेल्ड एट त्रिवंतपुरम? तो IFFK 2022, पहले तो ये IFF है क्या? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला। भाई देखो, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला, ठीक है। केरल का ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो तिरुवनंतपुरम में हेल्ड हुआ है। तो उसका कौन सा संस्करण है? हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 26वां संस्करण है और यहाँ पे डाल दिया गया फिर भी, क्योंकि क्या होता है कई बार पूछ ले जाते हैं ऐसे सिली क्वेश्चन, लेकिन आप छोड़ भी सकते हो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बार्क? भाई ये क्वेश्चन छोड़ के जाओगे सीधा पेपर में मिलेगा, और अगर भूल गए या गलत हो गया तो समझो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बार्क इंडिया? BARC इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे? शशि सिन्हा को बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में। तो बार्क इंडिया की फुल फॉर्म क्या है, आप लोग मुझे बता दीजिए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1954 में। कब हुई थी? 1954 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये नाम शशि सिन्हा, भाई कहीं भी आपके नोट्स है वहां पर लिख दो शशि सिन्हा। जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे लगी हुई है, तो शशि सिन्हा, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिलेंगे। और जब ये क्वेश्चन आएगा तब आपको जीएस राय भी एग्जाम में याद आएगा कि ठीक है सर ने कहा था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। चाहे एग्जाम कभी भी हो, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास पेड स्टडी मटेरियल है, ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, ये इनके आंसर्स है, साथ में आंसर विद एक्सप्लेनेशन दे रखी है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, बाइलिंगुअल अवेलेबल है। और शॉर्ट स्टडी मटेरियल है, शॉर्ट नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल फॉर प्रीलिम्स है। और हरियाणा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और आप लोग अगर कुछ भी चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9896160956। अगर मैं आपको यहाँ पर फ्री में जो करंट अफेयर से इतना बेनिफिट दे सकता हूँ, तो हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ के देखिए, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके देखिए, और बाइलिंगुअल जो है क्वेश्चन बैंक लेके देखिए, आपको कितना फायदा होगा, आप प्रीलिम्स के कितना नजदीक पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे फोन नंबर स्क्रीन पे दिए गए 9896160956। और जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए उनका कमेंट करके जो है आंसर जरूर देना। अगर कमेंट करके आंसर नहीं दोगे तो फिर आपकी अटेंडेंस एब्सेंट लग जाएगी, ठीक है। एब्सेंट नहीं लगवानी तो भाई कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। और एक और न्यूज आपके लिए, जो जनरल स्टडीज के लेक्चर देख रहे हैं वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखे जनरल स्टडीज के लेक्चर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, देख लो जाके। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय, और आज हमारा ये प्रीलिम्स का 10th डे है। 10th डे प्रोग्राम के अंदर टॉपिक चल रहा है 60 डेज प्रोग्राम, उसमें ये 10वां लेक्चर है। और आज का लेक्चर काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी कुछ नया आपको इसमें बताया जाएगा। और एक और चीज है कि नोट डाउन जरूर करते रहना। बच्चे क्या कर रहे हैं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और भूल जाएंगे, तो वो चीज मत करो बच्चों। अगर आप पढ़ रहे हो, लेक्चर का कोई बेनिफिट ले रहे हो, तो नोट डाउन कर लेना, ताकि जब लास्ट टाइम आए, लास्ट टाइम मतलब पेपर का बिल्कुल जब आपको पता लगे कि हाँ कल पेपर है, तो उससे एक दिन पहले सारी चीजों की रिवीजन हो जाए आपके अच्छे से, तभी आपको फायदा है। अदरवाइज क्या होगा कि पढ़ा हुआ सब है, लेकिन पेपर में जाके फिर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस बातों का ध्यान रख लेना और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके जाना। कोई डाउट रहे तो पूछ लेना कमेंट करके। और एक और चीज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर काफी बच्चे जो वीडियो को लाइक भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन आप लोग जो वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। तो प्लीज बच्चों, अगर आप
आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रही है, इससे कोई बेनिफिट हो रहा है, तो चाहे आप एक या दो जितने भी अगर बात मेरी मान के शेयर कर दे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई फेसबुक ग्रुप है, चाहे किसी को पर्सनली भेज दो, आपका कोई फ्रेंड है, भाई बहन है, कोई तैयारी कर रहा है, तो उसको भेज दो कि ये करंट अफेयर की लेक्चर अच्छी लेक्चर सीरीज है, सर के द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव है, करंट अफेयर तो किसी भी एग्जाम में काम आ जाएंगे, तो उनको ये प्लीज रेफर कर देना ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बार ये न्यूज में रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ। इंडियाज फर्स्ट एफसीटी हब हैज बीन सेटअप इन विच सिटी? जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको क्या पता कि एफसीटी है क्या चीज, तो फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी। एफसीटी क्या है? फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी। हालांकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें एफसीटी का पता है, तो आप लोग मत बताया कीजिए, लेकिन जो स्टूडेंट नया है उसने पिछले 10 दिन के लेक्चर नहीं देखे, तो उसको तो बताना पड़ेगा ना। और अगर आपको पुराने लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहां से जाके आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से जाके पुराने सारे लेक्चर्स जो देख सकते हैं, एक ही जगह आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन है कि जीएस की क्लासेस कौन कौन बच्चा अटेंड कर रहा है? जनरल स्टडीज की जो क्लासेस हैं, इकोनॉमी अभी करवाई जा रही है, तो कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं? अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज उसको शेयर भी कर दो, और नहीं देख रहे तो जाके देख लो। इकोनॉमी खत्म होने वाली है, उसके बाद मैं जल्दी से आपकी जो है पॉलिटी स्टार्ट करवा दूंगा, फिर पॉलिटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो इंडियाज फर्स्ट एफसीटी हब हैज बीन सेटअप इन विच सिटी? तो किस सिटी के अंदर एफसीटी फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी की एक हब स्थापित की गई है? तो हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, who has been appointed as the first ever CTO of CIA? ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का मिलेगा, और गलत मत करना। एफसीटी, सीटीओ और एफसीआई। हु हैज बीन अपॉइंटेड, सीआईए के पहले सीटीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नंद मूल चंदानी को सीटीओ के, सीआईके में। सीटीओ क्या है यहाँ पर देख लीजिए, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। और सीआईए क्या है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर रिपीट का क्वेश्चन है, रिपीट करवाया, पहले भी आपको करवाया, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आपको दोबारा से करवा दिया ताकि आपको याद हो जाए चीजें। What is the rank of India's in estimated crypto gains in 2021? तो कितना गेन, क्या रैंक है? 21वां रैंक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ए स्पेशल लोन स्कीम जवाला हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो जवाला एक लोन स्कीम है, तो एक किस राज्य ने अभी जो है शुरू की है? या महाराष्ट्र ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोटेड सोशल वर्कर लेट श्री सोमेपल्ली सोमे हैल फ्रॉम विच स्टेट? प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सोमैया किस राज्य से हैं? तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। नाम याद रखना, श्री सोमपल्ली सोमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट एडिशन ऑफ IONS IMEX 2022 हैज बीन हेल्ड इन विच स्टेट? तो भाई किसी चीज का फर्स्ट एडिशन होता है ना, तो वो न्यूज में काफी रहता है कि ये एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, काफी कंट्रीज के द्वारा शुरू किया गया है, किन किन लोगों के द्वारा शुरू किया गया है। तो न्यूज के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर 2-3 दिन तक ऐसी चीजें रहती हैं, तो जब 2-3 दिन तक ऐसी चीजें रहती हैं, तो जो एग्जामिनर होता है, जो आपका एग्जाम सेट कर रहा था, तो उसके माइंड में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए ये फर्स्ट एडिशन ऑफ IONS, तो पहले क्या है? IONS क्या है पता होना चाहिए पहले। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। ठीक है, IONS इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। और IMX क्या है? आई का तो ये सेम होगा, IONEX। एम का क्या मतलब है? मैरीटाइम। और EX का क्या मतलब है? एक्सरसाइज। तो ये पूरा क्या बन गया? इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। इसका पहला एडिशन जो है, इसका फर्स्ट संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो ये गोवा के अंदर आयोजित किया गया। अब अगर ये क्वेश्चन गोवा डायरेक्ट ना पूछ के एग्जामिनर आपसे क्या पूछ ले कि यह किस सी में किया गया, तो ये अरेबियन सी में जो है जो इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया, किस सी में? अरेबियन सी के अंदर। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, याद रहेगा आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी बिलियन डॉलर हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूएस सेनेट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स? तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए कितने डॉलर का यहाँ पर जो है दिए गए, कितने डॉलर की यहाँ पर मंजूरी दी गई है? यहाँ पर देख लीजिए, 52 अरब डॉलर। ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन विच स्टेट MSME टेक्नोलॉजी सेंटर विल बी सेटअप इन सिंधुदुर्ग? सिंधुदुर्ग जो है, किस राज्य में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो MSME है क्या चीज? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस।
तो एमएसएमई की शुरुआत कब हुई थी भारत के अंदर? तो 2007 में। अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया जाए, इससे क्या है, रोजगार सृजन हो। तो 2007 में एमएसएमई का कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में काफी इसने जो है बड़ा योगदान, रोल जो है प्ले किया, कि कोई भी मतलब एमएसएमई के तहत लोन लेके कोई भी 10 लोगों को, 5 लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवा सकता है और सेल्फ सफिशिएंट अपने लिए कमा सकता है, अपने परिवार के लिए पालन पोषण के लिए वो पैसा कमा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और सिंधुदुर्ग में इसका पहला जो है टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप करना है, तो वो सिंधुदुर्ग किस राज्य में, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए, तो कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सेमिनार इंडस्ट्री कनेक्ट 2022। तो पहले सेमिनार का नाम याद रखना, इंडस्ट्री कनेक्ट 2022, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया सिनर्जी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन एसोसिएशन विद हुम। तो किसके साथ मिलकर इन्होंने जो है इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 इसका आयोजन किया है? तो राइट आंसर क्या है, फिक्की एंड सीआईपीईटी। अब ये दोनों है क्या चीज, FICCI और CIPET। तो देख लीजिए फिक्की क्या चीज है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड, सॉरी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो फिक्की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुई है। मैंने आपको इकोनॉमी के अंदर करवाया है 1927 में, आजादी से पहले ही फिक्की बन चुका था। और CIPET क्या है? CIPET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। तो इन दोनों के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने क्या है, इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 एक सेमिनार का आयोजन किया है। तो ये इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 सीधा पूछ लेगा कि ये सेमिनार किस मंत्रालय के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, याद रखना, वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी भी दिया होगा, तो ध्यान रखना इन चीजों का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या है, बी। समझ में आई आपको चीजें? Which airport in India is set to get the status of power positive airport of India in March 2022? तो मार्च 2022 में पावर पॉजिटिव जो है एयरपोर्ट, किस एयरपोर्ट को दर्जा दिया गया था? तो यहाँ पर कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आपको मैंने लास्ट भी एक क्वेश्चन का आंसर कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, तो भाई कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य के अंदर, किस स्टेट में पड़ता है? ये किस स्टेट में है, पता होना चाहिए आपको। वहां पे मैच द फॉलोइंग आ जाए, आपको पता ही ना हो कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए मुझे। इससे क्या है, किसी बच्चे को नहीं पता भी उसको भी पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इससे आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंडिया हैज अप्रूव्ड ए डिजिटल वर्क प्लान 2022। तो एक डिजिटल वर्क प्लान 2022 है, विद विच इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई पहले तो डिजिटल वर्क प्लान 2022 है, ये किसके द्वारा है? तो इंडिया ने इसको अप्रूवमेंट दिया है, विद विच इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी ही जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट आ जाता है। हालांकि अगर आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी के अंदर मैं सारी चीजें ये आपको करवा दी है मैंने, ओपैक, G20, सार्क, एशियान। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लेकिन इस लेक्चर में भी मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है इकोनॉमी के लेक्चर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो यहाँ पर उनको बता दिया जाए। सबसे पहले ओपैक क्या चीज है, इसका आंसर भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले ओपैक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। टोटल 13 देश हैं जो यहाँ पर क्या है, तेल को एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना कब हुई ओपेक की? 1960 में। कहां पर? बगदाद के अंदर, इराक के अंदर इसकी स्थापना हुई। लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो भाई इसका हेडक्वार्टर वियना के अंदर है। कहां पर? ऑस्ट्रिया में। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक, 13 देश है इसमें टोटल, और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है G20। G20 क्या है? ये 20 देशों का एक समूह है जो कि आपस में मिलकर जो है देश को बढ़ाने के लिए और आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करके आगे बढ़ने की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो 19 देश हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है इसके अंदर। और G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में, 1999 से G20 जो है चर्चा में है, और ये तब से इसका जो है स्थापना हुई थी G20 की 1999 से। नेक्स्ट है सार्क।
अब सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एसोसिएशन, सॉरी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, सार्क याद रखना, SAARC। और इसकी स्थापना कब हुई थी सार्क की? तो 1985 के अंदर। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? ढाका में। कहा? बांग्लादेश के अंदर। अब एक जो है और क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर यहाँ पर, सार्क में कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं? सार्क के अंदर कितने मेंबर कंट्रीज हैं सार्क में? तो सार्क में टोटल 9 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, नोट कर रहे हैं ना ये सारी चीजें, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका। अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो यहाँ पर क्या है? रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब क्षेत्रीय सहयोग साउथ एशिया के अंदर। तो साउथ एशिया की ये जो कंट्रीज हैं, अब आपको एशिया का पता ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो साउथ एशिया के अंदर जो 9 कंट्रीज हैं, इन्होंने अपना एक अलग से संगठन बना रखा है। क्या करता है वो? इनकी रीजनल कॉर्पोरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए इन्होंने अपना एक संगठन बनाया है कि आपस में मिलजुल कर ये कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसका हल ढूंढ लेते हैं, एनवायरमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो उसको ढूंढ ले, उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, या कोई टेक्नोलॉजी शेयर करनी हो, कोई सूखा पड़ जाए 4-5 ही कंट्री में एक साथ, या फिर बाढ़ आ जाए, या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो ये रीजनल कॉर्पोरेशन के तहत ये सार्क का संगठन किया गया 1985 से। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। इसी तरह से आसियान, आसियान क्या चीज है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना कब हुई इसकी? 1967 के अंदर, 1967 में इसकी जो स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अब आसियान के अंदर 10 कंट्रीज है, 10 इसके मेंबर कंट्रीज है। कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये सारे इसके 10 मेंबर कंट्रीज हैं। अगर यहाँ पर आपने समझ नहीं आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपके मेंबर कंट्रीज के नाम मिल जाएंगे। याद रख लेना, क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर, निम्नलिखित में से इसका संबंध आसियान से नहीं है, तो वहां पर क्या अफगानिस्तान दे देगा। पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान का संबंध आसियान से ना होकर सार्क से। या फिर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का देश नहीं है, वहां पर क्या दे देगा आपको? फिलीपींस दे देगा। तो फिलीपींस सार्क का देश नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे जो एग्जामिनर पूछ सकता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो भारत ने किस राज्य के साथ जो है मंजूरी, किस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मंजूरी दिया? तो आसियान के साथ। याद रहेगा आपको, आसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटेरिएट्स टू द मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ PLI स्कीम फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर? अब PLI स्कीम मैंने आपको कल ही करवाई थी, तो PLI की आप लोग फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए। तो कपड़ा क्षेत्र के लिए PLI योजना की प्रगति की निगरानी के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष कौन है? तो वो है वित्त सचिव। याद रहेगा। द पीस यूनिटी एंड डेवलपमेंट रैली टुक प्लेस इन विच स्टेट? वही शांति एकता और विकास रैली पहले भी करवा चुका हूं। कहां पर स्थापित हुई है ये रैली? असम के अंदर। अब असम से क्या क्या संबंध इंपॉर्टेंट है? असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर, सबको पता है। CM कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा। शर्मा नहीं है, याद रखना, शर्मा है ये। और एक असम और किस चीज के लिए फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, तो इसका संबंध असम से है, ये असम के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी में संबंधित पूछ लिया जाता है, और करंट अफेयर में भी ये काजीरंगा नेशनल पार्क रहता है, तो ध्यान रखना इस बात का। आपके लिए आज के मैंने टॉपिक्स जो है डिसाइड किए हैं, आप लोग उससे पढ़ के टॉपिक्स नोट कर लो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, आपने वो पढ़ने जरूर है। पहला, 5 ईयर प्लान के बारे में, टोटल 5 ईयर प्लान कितने हैं, ये 5 ईयर प्लान किसके द्वारा दिए जाते थे, पहला 5 ईयर प्लान कौन सा है, और 8वां 5 ईयर प्लान कौन सा है, 8वें 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या है। उसके बाद बैंकिंग, बैंकिंग से संबंधित कि बैंक RBI क्या काम करता है, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, कमर्शियल बैंक कौन से हैं, कोऑपरेटिव बैंक कौन से हैं, बैंकिंग के बारे में जाके पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आपको बैंकिंग से संबंधित पेपर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक।
अब वर्ल्ड बैंक सीधा आपको पता है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ दिया, इसकी स्थापना कब हुई, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस मैंने बता दिया। लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पढ़ो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन सी 5 चीजें हैं, उनका संबंध किस किस से, आगे उनके क्या क्या काम है, WB वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेना जाके। उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के बारे में जाके पढ़ना। ये हालांकि इकोनॉमी से संबंधित है ये सारी चीजें, और आपको क्या कहा जाता है कि ये तो यूनाइटेड नेशन से संबंधित है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, वर्ल्ड बैंक का, WTO का, बैंकिंग 5 ईयर प्लान्स, और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन, हमारी इकोनॉमी पर यूनाइटेड नेशन का कितना जो है कितना इफेक्ट है, तो ये सारी चीजें आपको इकोनॉमी में पता होना चाहिए। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि WTO का हमारे देश के ऊपर कितना इफेक्ट है, वर्ल्ड बैंक का कितना इफेक्ट है हमारी इकोनॉमी पर, तब आप मेंस का आंसर लिखने में सक्षम हो जाएंगे। मेंस का आंसर लिखने के लिए कोई अलग से वो नहीं होता कि हाँ कुछ जादू सीखना पड़ता है कि ठीक है अब मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं। इस तरह से पढ़ते पढ़ते आपको मेंस का समझ आने लग जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है और आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर ये हमारा प्रीलिम्स प्रोग्राम सक्सेस रहा, आप लोग काफी मात्रा में, काफी जो है तादाद में स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए, आप वीडियो को शेयर करेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे और जो है स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि ठीक है कितने स्टूडेंट रेगुलर हमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है मिशन HCS 2022 उसमें कितने स्टूडेंट्स ऐड हैं। उसके बाद प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस का फ्री प्रोग्राम चला दिया जाएगा, अगर हम अच्छी यहाँ पर आपकी जो है रिस्पॉन्स रहता है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स प्रीलिम्स में अच्छा नहीं है हमारे साथ, तो फिर मेंस का क्यों, फिर मेंस का पेड बैच लॉन्च कर देंगे। अगर फ्री में आप लोग नहीं पढ़ना चाहते तो फिर जो पढ़ना चाहते हैं वो पेड बैच में आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमें भी सपोर्ट की जरूरत है। हम आपसे यहाँ पर कोई फीस नहीं ले रहे, सिर्फ आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, लोगों तक पहुंचा दो, ताकि उन लोगों को पता चले कि ठीक है कोई लोग यहाँ पर, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम भी आपको जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कवारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2 से 3 दिन लगातार ये न्यूज़पेपर में रहा है, इससे संबंधित काफी कुछ है। विच हैज बीन सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी, तो जम्मू कश्मीर से संबंध है इसका, पहले भी क्वेश्चन आपको में करवाया जा चुका है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो क्या नाम है, मनोज सिन्हा। ठीक है, और अगर पूछ ले आपसे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर का, तो वो बता दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। DRDO has selected which company for handling over the technology of border surveillance system। तो जो मैंने टॉपिक बताए हैं ऊपर वो पढ़ जरूर लेना, उनमें से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो DRDO ने सीमा निगरानी प्रणाली के तकनीक सौंपने के लिए किस कंपनी का चयन किया है, किस कंपनी का चयन किया है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पर DRDO आ गया, सिंपल सी चीज लिखिए, DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई, 1958 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि DRDO की स्थापना कब हुई, 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। सिंपल सिंपल चीजें याद रहेंगी, फुल फॉर्म भी आपको याद रहेगी, कोई इसमें महाभारत नहीं है बड़ी। Which Indian Forest Service officer has been appointed as the Director General of Forest and Special Secretary Ministry of Environment, Forest and Climate Change। किस भारतीय वन सेवा अधिकारी को वन महानिदेशक और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ये एनवायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। राइट आंसर क्या है, चंद्र प्रकाश गोयल। The world first floating city is proposed to be developed in which country। तो भाई दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में विकसित करने का प्रस्ताव जारी है या प्रस्ताव है, तो दक्षिण कोरिया के अंदर। अब साउथ कोरिया आ गया, इसकी कैपिटल क्या है, सियोल। पेपर में पूछी गई इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, पिछले पेपरों में पूछी गई है। और एक और चीज है स्टूडेंट्स, जिसने प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं किए, प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उसकी जो है आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी। डिटेल्ड वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पिछले पेपर करवाया, 2016 का पेपर करवाया हुआ है, 2019 का पेपर करवाया हुआ है, 2014 का पेपर भी आपको करवाया हुआ है। तो वो मैंने करवा रखी है, अगर आपको वो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा प्रीवियस पेपर का, वो जरूर देख लेना। उससे क्या एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे बहुत हेल्प हो जाती है। या फिर वो आपको जो वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल @मिशन HCS में, मिशन HCS बाय GS, उसमें आपको मिल जाएंगी वीडियोस, तो आप वहां पे जाके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द विनर ऑफ इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट
इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म फॉर 2021? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान इंडिया अवार्ड का विजेता कौन है? तो श्रीनिवासन जैन और मरियम अलाविक, लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद्र। तो ये सभी को ये अवार्ड दिया गया है, लेकिन वहां पर कोई एक ही नाम आपको पेपर में देखने को मिलेगा, जैसे कि लक्ष्मी सुब्रमण्यम। तो पता होना चाहिए कि इसका संबंध किससे है, तो पत्रकारिता से है। उसको कौन सा अवार्ड मिला है। तो ये चारों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी लिख लेना, याद जरूर कर लेना। विच बैंक इन इंडिया हैज लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम रिसाइकिल्ड पीवीसी प्लास्टिक? तो किस बैंक ने जो है पहली तरह का अपनी तरह का पीवीसी प्लास्टिक कार्ड जिन्होंने बनाया है, जो कि रिसाइकिल से बना हुआ है? तो एचएसबीसी बैंक। अब एचएसबीसी बैंक की फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। बहुत चर्चा में रहता है, बहुत न्यूज में रहता है ये बैंक। हमारे पड़ोसी मुल्क का ही है ये बैंक। Which film has won the Best Film Award Golden Peacock at the 52nd International Film Festival of India? तो IFFI, इसमें किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जो है जीता है? किस फिल्म ने जीता है? रिंग, वनडेरिंग। क्या नाम है फिल्म का? रिंग वनडेरिंग। याद रहेगा आपको। ये आंसर हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आपको जो है एक्यूरेसी के लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हैं आप लोग, लेकिन टेस्ट सीरीज पेपर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में बैठने के लिए जा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स एंड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आपको जल्दी जो है कवरेज के लिए आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जिस चीज की नीड हो आप लोग जो ले सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके, नहीं तो ये 60 डेज प्रीलिम्स प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। इससे आपको जो है प्रीलिम्स श्योर शॉट आपका क्लियर हो जाएगा। ज्यादा नहीं मैं कहूंगा आपको, अगर ये 60 दिन आप लोग लगातार लेक्चर देख लेते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन इस वीडियोस में से आपको मिल जाएंगे। इस बात की श्योरिटी है कि 15 से 20 क्वेश्चन इन 60 वीडियोस में आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। आपको कहीं से भी इधर उधर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर, आई एम जीएस राय। और आज जो है हमारा 11th डे है, जो आपकी सीरीज शुरू हुई है 60 दिन की। आपको 60 डेज में सारे करंट अफेयर हरियाणा सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग करवाए जाएंगे। आज हमारा 11वां दिन है। जिन्होंने पुराने 10 लेक्चर्स नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया गया, वहां से जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कई इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए, वहां से जाके आप लोग जो सारी चीजें देख सकते हैं और असेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेवारी है, तो इतना तो अपनी जिम्मेवारी जरूर निभा दिया कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। विच इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल लोकतंत्र, राजनीति एंड धर्म? तो भाई इस तरह की जो पुस्तक होती है जिसका कुछ टाइटल लोकतंत्र, राजनीति और धर्म है, तो ऐसी पुस्तक जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ऐसी पुस्तकें हाईलाइटेड रहती हैं। तो इन बुक्स के बारे में एग्जाम में एग्जामिनर जरूर आपसे पूछता है, तो इसके राइटर कौन है, इतना आपसे पूछा गया है। राइट आंसर क्या है? ए सूर्य प्रकाश। तो बुक का नाम याद रख लो, लोकतंत्र, राजनीति एंड धर्म। ऑथर कौन है? ए सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेंटर अपॉइंट कमेटी टू रिविजिट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ईडब्ल्यूएस। क्या है ईडब्ल्यूएस? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। हु विल हेड द कमेटी? अभी सेंटर ने अभी एक ईडब्ल्यूएस को फिर से, इसके जो मानदंड है इनको फिर से निर्धारण करने के लिए, मतलब पहले कुछ ईडब्ल्यूएस के लिए मानदंड निश्चित किए गए थे, अब उनको चेंज करना है कि ईडब्ल्यूएस कौन होंगे कौन नहीं होंगे, किन लोगों को ईडब्ल्यूएस में शामिल करना है, किन लोगों को ईडब्ल्यूएस से बाहर निकालना है। तो वो सारी चीजें फिर से विचार करने के लिए एक नई समिति का गठन किया गया है। तो इस कमिटी के जो हेड होंगे, इस समिति के हेड कौन होंगे? चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है? अजय भूषण पांडे। राइट आंसर क्या है? अजय भूषण पांडे जो है ईडब्ल्यूएस समिति के जो है चेयरमैन होंगे, हेड होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई लेटेस्ट न्यूज में रहती है ना जो समितियां या कमेटीज, तो उनसे क्वेश्चन बन जाता है। Who has been awarded the Woman of the Year by वर्ल्ड एथलेटिक्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट देखो। आरती कृष्णन, एडिटोरियल एडवाइजर ऑफ बिजनेस लाइन, हैज बीन इंक्लूडेड एज ए मेंबर ऑफ विच कमेटी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिजनेस लाइन की संपादकीय सलाहकार आरती कृष्णन को किस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? आईआरडीए, सेबी, नीति आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन? अब प्लानिंग कमीशन तो आपको पता है कि खत्म हो गया, योजना आयोग, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
अब नीति आयोग हो सकता है, सेबी हो सकता है, या फिर IRDA हो सकता है। तो राइट आंसर क्या है? सेबी। मैंने आपको सेबी के बारे में बताया वो सारी चीजें, नीति आयोग के बारे में बता दी, पहले प्लानिंग कमीशन के बारे में बहुत बार बता दी चीजें। तो भाई जो चीजें मैं बता देता हूँ उनको रिवाइज करना आपकी जिम्मेवारी, उनको याद रखना आपकी जिम्मेवारी है। पुराने लेक्चर्स देख लो, सारी चीजें करवाई गई हैं। आज एक नई टर्म क्या आई है? IRDA। तो ये है क्या? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये IRDAI होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1999 के अंदर, 1990 में। ठीक है, 1999 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर। अब ये काम क्या करता है? आपने LIC का नाम सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो LIC के अंदर आप लोग जो भी बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, उसके कोई ना कोई प्रीमियम रेट्स हैं, प्रीमियम रेट्स डिसाइड करने होते हैं। क्या प्रीमियम रखना है, मतलब कितना मानदेय तय किया गया कि भरना है उसमें आपको। LIC के अंदर और काफी तरह के जो है बीमाज होते हैं। LIC छोड़ो, बहुत सारी कंपनियां हैं, GIC है, और भी कई कंपनियां हैं, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है। तो उन कंपनियों को ये क्या करती है? रेगुलेट करती है कि उनके जो रूल्स है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग है, या फिर वो उन्होंने सिर्फ बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए रूल्स बनाए हैं। तो उसको क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट उनके लिए सही है, तैयार करते हैं, रूल्स तैयार करती है IRDAI। तो इसके बारे में ये जो दो तीन चीजें बताई हैं, इनको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द 46th GST काउंसिल मीटिंग वाज कॉल्ड टू डिस्कस द GST रेट ऑन विच सेक्टर। विच 46वीं GST की काउंसिल हुई है अभी, तो वो किस सेक्टर में जो है डिसाइड करने के लिए कि किस चीज के रेट यहाँ पर डिसाइड करने हैं। तो विच टेक्सटाइल से संबंधित है, टेक्सटाइल। यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर ये उबलना हो गया, यहाँ पर तेल आना था, तो यहाँ पर टेक्सटाइल से संबंधित है। राइट आंसर याद रखना कि 46 GST काउंसिल हुई है, GST काउंसिल। और GST किस अमेंडमेंट के तहत, ये आपके लिए क्वेश्चन है, किस अमेंडमेंट के तहत GST को संविधान में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सामने आपसे। नेक्स्ट देखो। चाइना हैज क्लेम्ड विच इंडियन स्टेट एज साउथ तिब्बत। भाई चाइना ने एक भारतीय स्टेट को साउथ तिब्बत के जो है उसमें दावा किया कि ये हमारा साउथ तिब्बत है। तो वो किस स्टेट की बात कर रहा है? तो वो हमारे किस स्टेट की बात कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश की। राइट आंसर क्या है? अरुणाचल। RBI has imposed certain restriction on Indian Mercantile Cooperative Bank Limited regarding conducting of banking business of for 6 months. Where is the headquarter of the bank located? तो भाई ये मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, इसका यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? इसका हेडक्वार्टर पूछा गया। तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The government of India has made it mandatory for the telecom companies to store international calls, satellite phone calls, conference calls and messages for minimum period of how many years। मतलब भारत सरकार ने क्या कहा है कि जो जितनी भी इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं, जितनी भी सैटेलाइट फोन कॉल्स होती हैं और जितनी भी कॉन्फ्रेंस कॉल होती हैं, इनको मिनिमम कितने समय के लिए स्टोर करना पड़ेगा। जो इनकी रिकॉर्डिंग्स है वो कितने समय के लिए अपने पास रखनी पड़ेंगी। तो कम से कम सरकार को जो है कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए सारी चीजें अपने पास स्टोर करनी पड़ेगी। ये दूर संचार कंपनियों को अपने पास स्टोर करनी पड़ेगी, सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ये किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? जनवरी 31 को, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे। नेक्स्ट देखो। हाउ मेनी सीट्स हैव गॉन टू पोल्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ मणिपुर इलेक्शन 2022। तो भाई मणिपुर चुनाव 2022 के पहले चरण में कितनी सीटों पर मतदान हुआ है? 38 सीट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिमाइनी आइलैंड, जिसको स्नेक आइलैंड भी कहते हैं, विच वाज सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच सी और ओशन। तो भाई जिमिनी द्वीप या फिर जिमाइनी आइलैंड या स्नेक आइलैंड, ये न्यूज में देखा गया अभी। और लोकेटेड इन विच सी या ओशन, तो ये किस ओशन के अंदर है? तो ब्लैक सी के अंदर है। याद रखना, स्नैक आइलैंड है और ब्लैक सी है, याद रखना। और ये जमेनी आइलैंड, ये दोनों नाम याद रखने हैं। ये न्यूज के अंदर है। आप लोग क्या करते हो? आप लोग कहते हो कि सर हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी बड़े ध्यान से पढ़ी थी, लेकिन फिर भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वो क्वेश्चन आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से था ही नहीं, वो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से था। तो इसलिए जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को, वो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम एग्जाम में जाके नहीं होगी। कभी ये नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया। आपको सारे क्वेश्चन पता चलेंगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ से लिया गया है। द रेयर डिजीज डे RDD 2022 is an event organized on which of these days?
तो दुर्लभ रोग दिवस 2022 में इनमें से किस दिन आयोजित किया गया है? राइट आंसर क्या है? फरवरी 28। क्या नाम है इसका? रेयर डिजीज डे, RDD। Which actress has won the Best Actress in the Leading Role awards at the 94th ऑस्कर अवार्ड 2022? तो किसको ये जो अवार्ड दिया गया है, किस अभिनेत्री ने 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में एक अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार यहाँ पर जीता है? उसने जीता है जेसिका चेस्टन ने। जेसिका चेस्टन नाम याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित चीजें हैं, तो कई बार ये न्यूज में रहती है तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। द इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग इज कमेमोरेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? नशीली दवाओं की जांच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो मार्च 31 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है किसका? नशीली दवाओं की जांच का, इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग। नेक्स्ट देखो, प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रसेट हैज बीन अवार्डेड द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन? तो भाई पहला तो नाम याद रखना, प्रोफेसर विल्फ्रेड ये ब्रूटस्टर्ट, प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटस्टर्ट। तो इसको किस संस्थान ने स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? अब जल पुरस्कार 2022 सम्मानित किसके द्वारा, किसको मिला है? ये नाम याद रख लेना, प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। पहली चीज याद हुई। अब ये किसके द्वारा दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए। तो राइट आंसर क्या है? स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा दिया गया। अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ, अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा था, अगर करंट अफेयर में पढ़ रखा है फिर तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखा नहीं सुना तो फिर आप क्या सोचेंगे कि ये पता नहीं कौन देता होगा, वहां पर जाके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हालांकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान, लेकिन वहां पर क्या लगेगा कि ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं पे, तो फिर वहां पर असमंजस में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 टू इनकरेज गर्ल चाइल्ड? तो ये किस जो है स्टेट ने लॉन्च की है? पहले भी बहुत न्यूज में रही थी, मध्य प्रदेश ने लॉन्च की थी स्कीम लाडली लक्ष्मी स्कीम। अब इसका दूसरा वर्जन जो है 2.0 जो है लॉन्च कर दिया गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 का विषय क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। थीम पूछा गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 का, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल फ्यूचर। As per the Public Affairs Center, which of the following state has taken the top slot among the 18 large state in governance performance? पब्लिक अफेयर सेंटर के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भाई केरल ने बड़े राज्यों में गवर्नेंस परफॉर्मेंस में शीर्ष स्थान स्थापित किया है। तो बताइए कितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है इस लेक्चर से? क्योंकि आपके कमेंट मैं सारे देखता हूँ, काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें बहुत फायदा हो रहा है, अच्छे लेक्चर्स हैं, जो पूछता हूँ वीडियो में वो बताते भी हैं स्टूडेंट्स। और कई स्टूडेंट्स आते हैं और देखते हैं चले जाते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं ना ही वो कोई कमेंट करते हैं। तो भाई कमेंट करोगे तो थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ जाएगी हम लोगों की, नहीं करोगे तो ठीक है, फायदा तो आपको हो ही रहा है। Recently, which of the following institution has published the sixth edition of the National Formulary of India to promote rational use of medicine in the country? तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने देश में दवाओं के तर्क संगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के राष्ट्रीय सूत्र का छठा संस्करण प्रकाशित किया है? चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। नाम याद रख लो, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने जो है दवाओं के तर्क संगत उपयोग के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए छठा संस्करण जो है प्रकाशित किया है, भारत फार्माकोपिया आयोग। The center has recently constituted a Central Vista Oversight Committee. Important है ये Central Vista Oversight Committee, who has been appointed as the chairman. तो केंद्र ने हाल ही में एक केंद्रीय विस्टा निगरानी समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? रतन पी वटल को, रतन पी वटल को जो है नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स, स्टडी मटेरियल, किसी भी चीज की आपको नीड है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं।
शॉर्ट नोट्स आपको जो है 15 से 18 दिन में आपका सारा सिलेबस जो है अच्छे से कवर करवा देंगे। आपकी 100% सिलेबस कवरेज हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड एग्जाम आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कोई डाउट हो पूछ सकते हो आप। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारा जो है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर सभी अपडेट्स सबसे पहले दे दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर्स। और आज ये हमारा 12वां लेक्चर है। काफी स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर कितने दिन तक ये जो सीरीज है कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसमें टोटल 60 लेक्चर हैं, आपको बताया गया था 60 लेक्चर्स हैं। और आपको ये जो सारे 60 लेक्चर्स हैं एक जो है 1 जुलाई से पहले पहले मिल जाएंगे सारे लेक्चर आपको 1 जुलाई से, क्योंकि 10 दिन आपने जो है रिवीजन भी तो करनी होगी। और एक और चीज है, वो लास्ट 10 दिन रिवीजन करने की बजाय जैसे आज जो है 12 लेक्चर, ये 12वां लेक्चर है, इससे पहले 11 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, तो इन 11 लेक्चर्स के आप लोग साथ साथ रिवीजन भी तो कर सकते हैं। एक साथ रिवीजन करेंगे कुछ याद नहीं रहेगा। 20-20 क्वेश्चन है, दिन में 2 बार पढ़ लिया करो, एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में, 2 बार पढ़ लिया करो। या फिर क्या हुआ, जैसे कि आज आपने 12वां लेक्चर देखा है तो साथ में जो है पहला लेक्चर एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि फर्स्ट डे में कौन कौन से करंट अफेयर करवाए थे और क्या इंपॉर्टेंट चीजें सर ने हमारे साथ डिस्कस की थी। तो वो सारी चीजें आप लोग जो है साथ साथ कवर करते रहिए। चीजें तो आप ही को याद रखनी है, और अगर नहीं याद रखेंगे तो फिर आपके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और एलपीजी एक आज का क्वेश्चन है। एलपीजी एलपीजी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर है। तो एलपीजी से क्या तात्पर्य है, या एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत एलपीजी की क्या फुल फॉर्म है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि एलपीजी से क्या मतलब है। ठीक है। और नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1991 के तहत एलपीजी को किस तरह से डिफाइन किया गया, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोग मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जॉन ली का च्यू इलेक्टेड एज विच कंट्रीज नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव। ये भाई जॉन ली का च्यू किस देश के अगले मुख्य कार्यकारी के रूप में चुने गए हैं? किस देश के रूप में? हांगकांग। अब भाई हांगकांग, अब कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है इसमें कि यहाँ पर एक कंट्री लिखा हुआ है, तो क्या हांगकांग एक अलग कंट्री है या फिर ये चाइना का ही पार्ट है? तो भाई ये इस तरह से मान लो कि ये पूरा चाइना है, ये हांगकांग है। तो चाइना के अंडर तो है ये हांगकांग, लेकिन इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है, ये इनका कोर्ट अलग है। बहुत सारी पावर्स है इनके पास है जो ये अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स का यूज करते हैं। और बहुत सारी कुछ चीजें जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस हांगकांग का जो है वो चाइना के पास है, और कई चीजें चाइना के पास है, लेकिन इनका जो एग्जीक्यूटिव है, जो इनका चीफ होता है, वो हांगकांग का अलग से है। तो चाइना का पार्ट है भी और नहीं भी, तो ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है। वैसे मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेंस में फिर किस तरह से टैकल करना है, वो मैं आपको मेंस के लेक्चर्स में बताऊंगा। क्योंकि इसके बाद जो है अगर ये प्री का आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे और प्री में बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स को फायदा होगा, तो मेंस के अंदर भी फिर इस तरह से क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे कि ये न्यूज में है, इसका क्या आंसर हो सकता है, इसको किस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो वो फिर मेंस की आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है। चीजें तो आपको समझ आने लग गई होंगी कि किस लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे और कैसे आपको चीजें समझ आएंगी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज हैज ओपनड इन विच कंट्री। विश्व का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में खोला गया है? भाई कहां पर खोला गया है ये? वियतनाम के अंदर। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। याद रहेगा। जापान, चाइना और यूएसए की कैपिटल आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में बन जाता है, और उसमें क्या होता है, एक साइड आपको कंट्रीज के नाम, दूसरी साइड कैपिटल के नाम दिए होते हैं, और साथ साथ जो चीजें न्यूज में रहती हैं उनको पढ़ लिया करो। वैसे जो अभी 216 कंट्रीज हैं, जो मेन मेन मेजर कंट्रीज है, 216 कंट्रीज, सभी के ना ही तो आप लोग कैपिटल याद कर सकते हो, ना ही जरूरत है, और ना ही उनकी करेंसी याद हो सकती है। तो जो करंट कंट्री न्यूज में रहती है, जो यहाँ करंट अफेयर में होती है, कम से कम उसकी कैपिटल तो पता होनी चाहिए। बस इतना कर लिया करो, आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा, इस बात की श्योरिटी है। विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप। भाई इनमें से नीचे दिए गए कंट्रीज में फर्स्ट एशियन कंट्री कौन सी है जिसने नाटो का साइबर डिफेंस ग्रुप ज्वाइन किया? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया याद रखना नाम, इसने नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद ये फर्स्ट एशियन कंट्री है। ठीक है।
बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। श्रीलंका की क्या है? जयवर्धनपुर कोटा। इंडिया की कैपिटल क्या है? भाई मुझे तो पता नहीं, आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बता दो। हु हैज बीन नेम्ड एज स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? स्पोर्ट्समैन सॉरी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको किसको चुना गया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? आपको पता है कि हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन विमेन एम्पावरमेंट से संबंधित आ जाते हैं और ऐसे नाम याद रखने भी आपके लिए जरूरी है। क्या नाम है इनका? एलेन थॉम्पसन हेरा, इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम फॉर 2022 एंड 23? भाई नेस्कॉम मैंने आपको जो है पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से सारी चीजें इलेबोरेट करके बताई थी। तो अगर आप लोग ये सीरीज देख रहे हैं तो आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप लोग फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर करंट अफेयर के नाम से सारे लेक्चर आपको सीधे सीधे एक दो डे 1 डे 2 डे 3 सारी चीजें अच्छे से दी गई हैं, तो जाकर देख लो। ठीक है, नेस्कॉम का किसको जो है अपॉइंट किया गया चेयरमैन अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है? कृष्ण रामानुजम। विच सिटी इज होस्टिंग द ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट 2022? तो ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट 2022 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो भाई सूरत कर रहा है। किस राज्य में है ये सूरत? सभी को पता होगा। द वर्ल्ड बाइपोलर डे विश्व द्विध्रुवीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मार्च 30 को जो है विश्व द्विध्रुवीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हेन विल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट फुली फिजिकल हियरिंग? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से फिजिकल हियरिंग, क्योंकि कोरोना के टाइम पे काफी टाइम से जो है वर्चुअल हियरिंग हो रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग हो रही थी, लेकिन अब जो है फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग जो है स्टार्ट कर दी है, पूरी तरह से शारीरिक सुनवाई शुरू कर दी है। तो ये कब से स्टार्ट हुई है? तो ये 4 अप्रैल से स्टार्ट हुई है। ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, पर फिर भी अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले फिर, क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय का मामला है। द डियरनेस अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैज बीन हाइक्ड बाय हाउ मच परसेंट? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3%। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये चीजें काफी हाईलाइट होती है। इकोनॉमी में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि अब 3% उनको हाइक मिली है 3%, तो उतना क्या इकोनॉमी में पैसा और आएगा। अगर पैसा आएगा क्या होगा? डिमांड जनरेट होगी। ये जो जितने भी ये सरकारी कर्मचारी हैं ये डिमांड जनरेट करेंगे, उससे क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर के पास भी क्या होगा? पैसा जाएगा। अगर ऐसा कोई भी अलाउंसेस बढ़ाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो पैसे कहाँ आते हैं? घूम फिर के इकोनॉमी के अंदर ही पैसा आता है। जब इकोनॉमी में पैसा आता है तो इकोनॉमी अपग्रेड करती है और उससे देश को ही फायदा होता है। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? राइट आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन्होंने क्या शुरू किया? भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एमएसएमई इज सेटिंग अप एमएसएमई टेक्नोलॉजी। बिल्कुल अच्छे से आपको बताया था मैंने। एमएसएमई की शुरुआत कब हुई थी? क्या फुल फॉर्म है? क्यों शुरुआत हुई थी? क्या इसका बेनिफिट है हमारी इकोनॉमी के अंदर? तो पिछले लेक्चर्स में सारा कवर हुआ। अगर मैं बार बार सेम चीजें बताता रहूंगा तो जो स्टूडेंट्स डेली फॉलो कर रहा है वो बोर हो जाएगा कि सर आप बार बार एक ही चीज बता रहे हो, ये मैंने पीछे पढ़ के आया हूँ, मैं याद कर रखा है मैंने। तो आप नए स्टूडेंट हैं तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, उससे आपको जो है पूरी एक सीरीज बन जाएगी। तभी तो इसको एक श्रृंखला बोलते हैं, सीरीज। आप लोग कभी कोई अच्छी बुक पढ़े ना तो उसमें क्या लिखा होता है बुक में कि पिछले चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं, जो आप पढ़ के आए हैं वो उस चैप्टर में नहीं लिखा होता, उसमें उसके आगे की जानकारी होती है। अगर वो पुरानी जानकारी फिर से रिपीट कर करके लिखी जाएगा तो वही बुक जो अभी 400 पेजेस की होगी वही बुक आपको क्या मिलेगी? 900 पेज की मिल जाएगी। तो उसका फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह से ये करंट अफेयर आपको जो है ये चीजें आपको पहले मैं करवा चुका हूँ, तो ये आप याद करना आपकी जिम्मेवारी है, याद रखना आपकी जिम्मेवारी है। तो आप याद रखो इन चीजों को। अब मैं आगे और बताऊंगा और इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको एग्जाम के लिए वो भी काम आएगी। The MSME is setting up MSME Technology Center in Sindhudurg to make it a hub of industrial sector in the region. In which state is Sindhudurg located? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो कहां पर है सिंधुदुर्ग? मैंने आपको बताया था कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर। हेमनंद बिस्वाल
हेमनंद बिस्वाल हु हैज पास्ड अवे, जिनका अभी निधन हो गया है, वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ, तो किस राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किसके थे? ओडिशा के। गूगल इन्वेस्टेड $1 बिलियन इन विच इंडियन कंपनी टू एक्सपेंड इट्स होल्ड इन इंडिया, तो भाई गूगल ने इन्वेस्ट किया है $1 बिलियन किस कंपनी में? एयरटेल में, ताकि एयरटेल फिर से जो है वापसी कर सके। Who has been appointed as the new chairman of IIFL Finance? IIFL Finance पहले पता होना चाहिए, इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस, 1995 में बनी थी। नया चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया? IIFL फाइनेंस का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? अरुण पुरवार को। अरुण पुरवार को IIFL फाइनेंस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The Security Printing and Minting Corporation of India Limited has set up two new banknote printing lines. Very important question. Where are these two located? Security Printing and Minting Corporation of India Limited के द्वारा दो नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइनें स्थापित की गई हैं। ये दोनों कहां पर हैं? ये दोनों कहां पर है? नासिक एंड देवास में। नासिक कहां है? महाराष्ट्र में। देवास कहां है? मध्य प्रदेश। Which station has been renamed as Virangana Lakshmibai Railway Station? Again important question. किस स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? किसका? झांसी का। In which city Rajnath Singh has inaugurated the BrahMos missile manufacturing unit? Again very important question. तो भाई राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को किस सिटी के अंदर जो है उद्घाटन किया है? लखनऊ के अंदर। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। मैंने आपको पूछा भी था पीछे कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे। तो जिन स्टूडेंट्स को पता है वही कमेंट करते हैं, जिनको नहीं पता होता वो कमेंट पढ़ लिया करो, आंसर आपको मिल जाते हैं और सारी चीजें यहीं आपको करवाई गई होती है, तो देख लिया करो। Which bank has signed as MOU with IIPB to offer banking services of IPPB in सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज? तो भाई किस बैंक ने अभी अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में IPPB की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने IPPB के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अब ये क्वेश्चन तभी समझ आएगा जब आपको IPPB की फुल फॉर्म पता होगी। अगर इसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता तो क्या आंसर करोगे? तो भाई IPPB क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। क्या है ये? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। मैंने पिछले पता नहीं छठे या सातवें डेज का जो लेक्चर था उसमें मैंने कहा था कि IPP इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। इससे क्या होता है? इससे जिन लोगों तक बैंकिंग की पहुंच नहीं है उन तक भी बैंकिंग की पहुंच हो जाएगी। जिस मतलब कि कोई गांव हो जिसमें बैंक नहीं है लेकिन वहां पर इंडियन पोस्ट है, वहां पर पोस्ट ऑफिस है, तो वहां पर क्या उनका खाता खोल दिया जाता है पोस्ट बैंक के तहत, इनके तहत। तो ये सब तक बैंकिंग पहुंचाने का एक आसान जरिया है। इसमें ना ही तो किसी स्टाफ की जरूरत है, डाकिया ही वहां पर जो उनका बैंक खाता खोल देता है। तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव था। कब लिया गया, कब इसकी शुरुआत हुई? तो 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये चीजें न्यूज में रहती है, अभी 18 में हुई थी, अभी तो 4 साल भी नहीं हुए। लेटेस्ट रहती है, इकोनॉमी में काफी इनका जो है हिस्सा रहता है। और ये मैंने आपको बताया भी था कि आईपीपीबी के बारे में पढ़ लेना। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, जो नहीं पढ़ते, जो बातों को नहीं मानते, फिर वो कहें कि सर हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, हमने आपका 60 डेज प्रोग्राम फॉलो किया था। तो 60 डेज प्रोग्राम फॉलो किया है, लेकिन जो बातें बताई जाती हैं वो भी तो फॉलो करनी होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, 2-2 लाख रुपए फीस देते हैं कोचिंग के लिए, 2 साल बाद वो घर आ जाते हैं कि हमारा तो कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। और कुछ स्टूडेंट्स 2 लाख रुपए फीस देके और जो नेक्स्ट ईयर क्या कर लेते हैं, अपना ज्वाइनिंग भी ले लेते हैं। तो अब आप क्या मानोगे कि जो कोचिंग क्लास की गलती है या उस स्टूडेंट की गलती है? काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको हमसे भी शिकायत रहती है कि सर आप लोगों से, सर मैंने जो है कोचिंग ली थी, मेरा क्लियर नहीं हुआ। भाई आप एक का नहीं क्लियर हुआ, जो 10 का क्लियर होगा उनका। भाई वो बातों को फॉलो कर रहे थे। अब ये फ्री लेक्चर्स है, फ्री लेक्चर्स में हजारों स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हजारों में से कुछ 10, 50, 100 इतनी क्वांटिटी में स्टूडेंट्स हैं जो बात मानेंगे। 1000 स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेक्चर को,
100 स्टूडेंट हैं जो बात को फॉलो कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि आईपीपीबी पढ़ लो, आरबीआई की जो फंक्शंस पढ़ लो, या और जो भी मैंने बताया है सारी चीजें, हैप्पीनेट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के जो है क्या क्या फंक्शंस हैं वो पढ़ लो, जो भी मैं बताता हूँ लेक्चर में वो फॉलो कर रहे हैं। 1000 में से 100 स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं। अब इन 100 का प्रीलिम्स क्लियर होगा, ये पढ़ रहे हैं, इनको नॉलेज है, और इनके नॉलेज के बिहाफ पे इनका जो है क्लियर हो जाएगा। अब ये बाकी 900 बच्चे क्या कहेंगे, सर हमारा तो क्लियर नहीं हुआ, हमने तो आपका जो 60 डेज प्रोग्राम फॉलो किया था। भाई लेक्चर देखने से थोड़ी क्लियर होगा, मेहनत तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी। हम आपको बता रहे हैं सारी चीजें, हम आपको करवा रहे हैं सारी चीजें। स्पून फीडिंग बोलते हैं एक चीज, हम आपको स्पून फीडिंग करवा रहे हैं, एक एक चीज बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग नहीं करते। अब डे वाइज में क्या प्रॉब्लम है, आपको एक दिन का शेड्यूल दिया जाता है कि आज इतनी चीजें पढ़ लेना, आप वो भी नहीं पढ़ते हो। और ये तो चीजें भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, जो न्यूज़पेपर के अंदर रहती हैं वही बताता हूँ। कभी भी एग्जामिनर क्या करता है, वो बुक नहीं उठाता। एग्जामिनर को क्या पता आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं कौन सी नहीं, वो कभी बुक नहीं उठाएगा, वो क्या करता है न्यूज़पेपर उठाता है। न्यूज़पेपर में इकोनॉमी से संबंधित जो चीजें हैं, जो पूछा गया है वो उठा लेगा, और उससे क्या स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। इसी तरह से पॉलिटी का जो न्यूज में रहता है उससे संबंधित एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। सारे पेपर ही इसी तरह से तैयार किए जाते हैं। कुछ हाँ क्वेश्चन होते हैं 10-20 क्वेश्चन जो, या 50-100 50-60 क्वेश्चन जो एग्जामिनर के पास पहले से रेडी रहते हैं, वो उनको रिपीट करते रहते हैं। लेकिन जो 40 नए क्वेश्चन जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, ये 40 क्वेश्चन ही डिसाइड करते हैं। 50 क्वेश्चन तो सभी को आते होते हैं, जिसने थोड़ा बहुत कहीं से भी पढ़ा है ना, सेल्फ स्टडी किया, कुछ भी किया, 50 क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर देता है 100 में से। बात तब आती है जब आगे के जो 50 क्वेश्चन होते हैं उनमें से आपको 30 सही करने पड़े, और वो 30 कैसे सही होते हैं, वो एक्सपर्टाइज से। जब आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेते हो, जब आप किसी एक्सपर्ट का कहना मानते हो, तब आपके 50 में से 30 हल होते हैं। तो चीजें आप खुद फॉलो नहीं करते, हैबिट्स आप खुद की गंदी हैं, और फिर ब्लेम आप दूसरों पे लगाते हैं। तो आईपीपीबी के बारे में समझ आ गया कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसकी शुरुआत 2018 के अंदर हुई, और इसके साथ अभी एचडीएफसी बैंक ने समझौता किया है, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे क्या बैंकिंग सेवाएं जो है प्रदान करेगा। एचडीएफसी बैंक जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू भी खाते खुलवाएगा। समझ आया आपको। एचडीएफसी की स्थापना कब हुई, 1994 में। ये भी एक दो पेपर्स में पूछा गया है, क्योंकि काफी बड़े लेवल का बैंक है ये। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी एक पेपर में, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हु वन द इनॉग्रल मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022? 2022 में मियामी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता था? राइट आंसर देख लीजिए, मैक्स वेस्टेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ईवी चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय बायोगैस वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इंपॉर्टेंट है ये। बायोगैस द्वारा संचालित अपनी तरह का ईवी चार्जिंग स्टेशन, अब भाई है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए, लेकिन इसको जो पावर है कहां से मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस हो रही है, बायोगैस से। इसलिए ये पहली तरह का ये, और किस देश, कहां पर किया गया, किस शहर में, मुंबई के अंदर। ठीक है, याद रहेगा आपको सारी चीजें। और ये हमारे आज के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। किसी को क्वेश्चन बैंक चाहिए हो प्रैक्टिस करने के लिए तो वो ले सकता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज और एचसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल कुछ भी चाहिए हो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको अवश्य बेनिफिट जरूर मिलेगा। और फ्री क्लासेस तो आपके लिए चल ही रही हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।